Hello, Bonget family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. तो आज का टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग टेक्निक्स। यहाँ पर हम कर रहे थे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑडिटिंग के बारे में हम कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का अकाउंट्स। एंड ऑलरेडी हम ऑडिटिंग के बारे में कुछ वीडियोस कर चुके हैं कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। एंड आज की वीडियो है हमारी ऑडिटिंग टेक्निक से रिलेटेड। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, ऑडिट सैम्पलिंग, इंटरनल कंट्रोल, internal check system for business transactions and difference between check and internal check एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक्स बिल्कुल थोड़े से सेम लगेंगे, बट उन्हीं में हमें डिफरेंस देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग मीनिंग देखनी है सारी चीज़ों की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से एंड देखते हैं क्या होता है हमारा ऑडिट टेक्निक्स। Audit means confirmation of the correctness of entries in the books of account by finding out suitable evidence for each and every entry. There are some techniques of finding out suitable evidence for every entry. यहाँ पर क्या बोला है कि ऑडिट का मतलब क्या है कि जो भी बुक्स में एंट्री हुई है उनको ये देखना, उनको कि वो सही है, करेक्ट है, उसका कंफर्मेशन देना एंड जो भी एंट्री है उसके लिए सुटेबल एविडेंस देखना हर एक एंट्री के लिए हर बार। ठीक है, देर आर टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर जो ये फाइंड आउट करती हैं कि हर एंट्री के लिए क्या सुटेबल एविडेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा था कि क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, सो जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनको चेक करना। ठीक है, देन सेकंड है ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड है डिस्कशन। सो ये तीनों मेथड है जिससे क्या होता है, ये चेक करते हैं कि जो भी हमारी एंट्रीज है वो करेक्ट है या नहीं है। सो ये मेथड हो जाएंगे हमारे कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देन सेकंड है हमारा रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग क्या होती है? रूटीन चेकिंग विल इंक्लूड चेकिंग द कास्टिंग, carry forward and other calculation in the books of original entry. In the books of original entry में जो भी हमारी कास्टिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की एंड जो भी कैलकुलेशन होती है उसकी चेकिंग को हम बोलते हैं रूटीन चेकिंग। Then posting from these books to relevant account are verified. जब उस बुक से हम किसी दूसरे में पोस्ट करते हैं देन वो वेरीफाई हो जाता है कि ये सही है या नहीं है। बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट आर ऑल्सो वेरीफाइड। जैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, सो उसमें जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं सो उसमें हमें पता चल जाता है जब बैलेंस निकालते हैं कि ये सही आया है या नहीं आया। अगर सही आता है देन वो वेरीफाइड हो जाता है। While doing this routine checking, the auditor uses different type of ticks and different colored pencils so that they may not be copied easily by the staff of client. अब देखो ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है वो क्या करता है, इसको करते हुए वो रूटीन चेकिंग करते हुए जो भी मतलब चीजें हैं उस पर टिक लगा देता है एंड कुछ ऐसे अलग कलर पेंसिल से लगाता है जो आसानी से कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है, information about these ticks is kept secret. Example, normally we use blue or black colored pen, but to keep their separate identity, auditor use green color pen. यहाँ पर देखो क्या बोला है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा जाता है। मतलब ये नहीं कि जो ऑडिटर ने टिक लगाया वो बता दिया जाए कि किस कलर के पेन से लगे हुए हैं ताकि कोई भी आसानी से उसको चेंज कर सके। सो जैसे नॉर्मली बोला है कि हम लोग ब्लैक या ब्लू पेन यूज करते हैं, सो यहाँ पर जो ऑडिटर यूज करता है वो यहाँ पर बोला है कि उसने ग्रीन कलर का पेन यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करते हैं, सो उसने उस चीज को अलग करने के लिए ग्रीन कलर का पेन यूज कर लिया वहां पर। सो ये उसको एक ये चीज प्रूव कर रहा है कि वो उस चीज को अलग दिखा रहा है बाकी सबसे। रूटीन चेकिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो रूटीन चेकिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं कि किस तरीके से रूटीन चेकिंग होती है। सो फर्स्ट है चेकिंग कास्ट एंड सबकास्ट, कैरी फॉरवर्ड्स एंड अदर कैलकुलेशन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल अकाउंट बना रहे हैं, सो उसमें जो भी एंट्री हम कास्ट कर रहे हैं, सब कास्ट कर रहे हैं या कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजों की चेकिंग आ जाती है हमारी रूटीन चेकिंग में। देन सेकेंड है चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इन टू लेजर। देखो
देखो सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, ठीक है। सो जर्नल बनाने के बाद जो भी एंट्री हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी जर्नल बनाने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। सो जब लेजर में पोस्ट कर रहे हैं देन तब चेकिंग होती है। एंड थर्ड है बैलेंस इन लेजर, जो भी लेजर अकाउंट बनाने के बाद बैलेंसेस बच रहे हैं उन बैलेंसेस की चेकिंग होती है। एंड लास्ट वन चेकिंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस। देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पर होता है। फर्स्ट वन है जर्नल, ठीक है, जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं एंड लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि हम जो एंट्री बना रहे हैं जर्नल में बना रहे हैं, देन उसको पोस्ट करेंगे लेजर में, तो अगर वो सही आई होगी तभी तो उसका बैलेंस सही आएगा। एंड देन लेजर के बाद हम उसको जो है ट्रायल बैलेंस में करेंगे। सो ट्रायल बैलेंस में जो उसका बैलेंस आया ट्रांसफर करने का वो सही आया नहीं आया उसको चेक करते हैं। सो रूटीन चेकिंग हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ यूनिट। दिस एनेबल्स द ऑडिटर टू फाइनली सबमिट हिज रिपोर्ट टू द पार्टी कंसर्न। यहाँ पर बोला है कि जो ऑडिट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवरऑल ओपिनियन क्या है अकाउंट्स को लेकर या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। कोई एक यूनिट है, कोई एक बिजनेस फर्म है जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ठीक है। अब उसका मतलब पूरा ओवरऑल ओपिनियन क्या है वो ऑडिटर फाइनली सबमिट करता है, जो अपना रिपोर्ट बनाता है वो ऑडिटिंग के बाद उसमें, ठीक है। ही हैज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन एंड वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट अर्न एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जो भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है एंड उसमें वो क्या करता है अपने जो भी ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करता है। कौन से ओपिनियन? जो सारे अकाउंट्स उसने चेक किए हैं उसको देखने के बाद उसको जो लगता है वो उसके ओपिनियंस माने जाएंगे, ठीक है। कि जो हमारे बिजनेस फर्म के अकाउंट्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है एंड उसमें सही सारी चीजें दिखाई गई हैं या नहीं दिखाई गई हैं, कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो दिखाया गया है, या फिर जो भी हमारी एसेट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं उनका वैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो वो ये सारी चीजें अपनी रिपोर्ट में शो करता है। In a large organization, there are thousands or even lakhs of transaction to be verified. देखो जितना बड़ा बिजनेस होता है उतनी ज्यादा उसमें ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सो जितना बड़ा बिजनेस है इट मीन्स यहाँ पर अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें थाउजेंड या लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन हुई होंगी, ठीक है। एंड देन उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करता है ऑडिटर। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अब देखो इतनी सारी ट्रांजेक्शन है तो एक ऑडिटर है उसको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको इसको चेक करना है, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना टाइम ले ले। सो इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को वो एक साथ चेक नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। द टेस्ट चेकिंग कैन बी डिफाइंड, इसीलिए जो है टेस्ट चेकिंग करवाई जाती है। और टेस्ट चेकिंग क्या होती है? इन डेप्थ चेकिंग of only few selected items and from an opinion about the quality of the accounts। जैसे हम कह सकते हैं कि सैंपल जो होता है हमारा, ठीक है, कोई भी एक जब बड़ी पॉपुलेशन होती है सो उसका हम क्या कर लेते हैं एक सैंपल उठा लेते हैं। उस सैंपल के बेस पर हम जो है उसको क्लासिफाई करते हैं एंड देन उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है कि डेप्थ चेकिंग होती है सिर्फ कुछ सेलेक्टेड आइटम्स की, ठीक है। फ्यू सेलेक्टेड आइटम्स उठा लिए जाते हैं, उनकी डेप्थ चेकिंग बहुत ज्यादा गहराई से चेकिंग की जाती है एंड उसके बेस पर क्वालिटी देख ली जाती है कि इस अकाउंट में क्या रहा होगा, ठीक है। वो होती है हमारी टेस्ट चेकिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग में डिफरेंस। तो अभी देखो हमने रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग देखा है, तो उन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। टेस्ट चेकिंग क्या है? हियर ओनली पार्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर चेक्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। यहाँ क्या होता है टेस्ट चेकिंग में? क्या बोला है बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, सो उसके लिए हमने उसका कुछ पार्ट उठा लिया, ट्रांजैक्शन के कुछ पार्ट्स ले लिए एंड उसको चेक करके हमने अपना ओपिनियन बना लिया, ठीक है। एंड रूटीन चेकिंग क्या होती है? रूटीन चेकिंग होती है डिटेल चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एट ऑल स्टेजेस। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सब की चेकिंग होना उसको हम बोलते हैं रूटीन चेकिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? रूटीन चेकिंग का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको सबको चेक करते हुए चलना, ठीक है। टेस्ट चेकिंग क्या है कि जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है जिसको प्रैक्टिकली देखना, सारी चीजें चेक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तब क्या करते हैं उसका कुछ पार्ट हमने देख लिया एंड देन उसके बेस पर हमने ओपिनियन बना लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट ऑल ट्रांजैक्शन बाय वेरीफाइंग ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर ये बोला है कि जैसे मान लो
कि 10 एंट्रीज हैं, ठीक है, 10 एंट्रीज में से उन्होंने 3 एंट्रीज चेक कर ली। अब उन 3 एंट्रीज के बेस पर इन 10 एंट्रीज का ओपिनियन बना लिया। सो यहाँ पर बोला है कि उन 3 एंट्रीज को चेक करके इन 10 एंट्रीज का जो ओपिनियन बनाया जाएगा उसमें सेटिस्फाई होना, ठीक है, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना कि हाँ भाई जो ये 3 एंट्री चेक किए हैं उसी के हिसाब से ये सारी एंट्रीज हुई होंगी। टू वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू लेजर, करेक्टली बैलेंस एंड लेजर अकाउंट्स। अब रूटीन चेकिंग में हमारा क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग चेक की जाती हैं। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया तो उसमें क्या क्या बैलेंस आए, लेजर से ट्रायल बैलेंस में चेक किया तो उसमें जो भी बैलेंस आए वो सही है या नहीं है, उन सारी चीजों को एकदम ध्यान से चेक किया जाता है, सारी चीजें चेक की जाती हैं। एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो एडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाता है और टाइम सेव हो जाता है। अब देखो 10 एंट्री थी, 10 एंट्री को आप अगर चेक कर रहे हो, अगर हम ये मान के चले एक एंट्री में 1 मिनट लग रहा है चेक करने में, ठीक है, सो 10 एंट्री को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, 10 मिनट लग रहा है। अब 3 एंट्री चेक करके उसका 3 मिनट में काम हो गया, 10 मिनट का है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम सेव हो गया, ठीक, टाइम सेव हुआ एंड वर्क जो है वो कम हो गया। एंड रूटीन चेकिंग में क्या है, एरर एंड फ्रॉड्स जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं एंड ट्रायल बैलेंस कैन बी इजीली प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस भी आसानी से बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज चेक की जाती है। तो जब हम एक एक चीज, एक एक एंट्री चेक करेंगे, एक एक अकाउंट चेक करेंगे, सो उसमें जो भी एरर्स हुए होंगे, जो भी फ्रॉड्स हुए होंगे, वो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सम एरर्स एंड फ्रॉड्स मे गो अंडरस्टैंड एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट चेक्ड। यहाँ पर क्या होता है, अब देखो सारी एंट्रीज चेक नहीं हो रही है, 10 एंट्री चेक करनी थी, की है 3, तो इसमें से जो 7 एंट्री जो अनचेक्ड है, सो उसमें जरूरी तो नहीं है कि इसमें सारी की सारी सही हो, उसमें कोई गलती भी हो सकती है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है, सो वो चीजें हमारी चेक करने से रह जाती हैं एंड एरर और फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। देयर इज डाउट एंड रिस्क इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। अब देखो 3 एंट्री चेक करके वो 10 एंट्रीज का ओपिनियन दे रहा है, सो उसमें क्या है, थोड़ा सा डाउट रहता है, 100% क्लियर नहीं होता, चाहे वो 100% सही हो, बट उसने जब चेक नहीं किए तो उसको 100% श्योरिटी नहीं होती है। एंड रूटीन चेकिंग की डिसएडवांटेज होती है हाईली मैकेनिकल प्रोसेस एंड मोनोटोनस एक्टिविटी। क्या है, बहुत ज्यादा मैकेनिकल प्रोसेस लगता है इसमें एंड इट मे लेड टू बॉर्डम, कंपनसेटिंग एरर्स एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट बी डिटेक्टेड। इसमें हमारे जो है कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। देखो एरर्स, हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था एंड प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं। सो उसमें मैंने आपको बताया था कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हमारी दोनों साइड मिस्टेक हो जाती है, डेबिट क्रेडिट साइड वो इक्वल हो गई। सो जब वो इक्वल हो गई तो गलती तो हुई है, बट अकाउंट में जो है उसका बैलेंस हो गया तो वो पता नहीं लग रहा है, ठीक है। सो ये चीजें जो है, ये मिस्टेक जो है वो हमारी रूटीन चेकिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाती है। सो ये था हमारा टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन टेस्ट चेक कैन बी यूज्ड। टेस्ट चेक जो है हमारा, उसको हम कब यूज कर सकते हैं। टेस्ट चेक कैन बी यूज्ड ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंडर सर्कमस्टेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस पेज पर देखा कि व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी ऑडिटेड इज वेरी लार्ज। जब ऑडिटिंग करने के लिए, ऑडिटेड होने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लैक्स और थाउजेंड्स में है, देन हम टेस्ट ऑडिट कर सकते हैं, टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है द ऑडिटर हैज लिमिटेड टाइम एट हिज डिस्पोजल। मतलब टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टाइम ऑफ डिस्पोजल होता है। सो उसमें डिस्पोजल का टाइम अगर ऑडिटर के पास लिमिटेड है देन वो टेस्ट चेक कर सकता है। सी है हमारा देयर आर नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्रांजेक्शन। मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ट्रांजेक्शन सेम होती हैं उनको हम टेस्ट चेक के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट है हमारा देयर इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मतलब एफिशिएंट सिस्टम की इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जब उसको चीजों को इंटरनली टाइम टू टाइम चेक किया जाए, जब वो इफिशिएंटली चेक होती रहेंगी तब हम टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से डबल चेक हो जाएगा, दूसरी बार चेक हो रहा है सो वो टेस्ट चेक हो सकता है। देन है ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग द साइज ऑफ सैंपल एंड इंडिविजुअल आइटम्स। देखो ऑडिट को जब सैम्पलिंग में करते हैं सो उसको हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हमारे दो टाइप है। फर्स्ट वन इज जजमेंटल सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सो क्या होता है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग।
सो जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो साइज होता है सैम्पलिंग का वो पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट नॉलेज के बेस पर होता है कि ऑडिटर को कितनी पास्ट नॉलेज है, एंड उसके जो उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पर वो क्या करता है, अपना सैंपल यूज कर लेता है। सो जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो साइज होता है सैम्पलिंग का वो ऑडिटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज के हिसाब से ले लेता है, अपने नॉलेज के बेस पर उसने ले लिया एंड उससे जजमेंटल सैम्पलिंग कर लेता है। जजमेंटल सैम्पलिंग नाम से समझ में आ रहा है कि उसने अपने खुद से जजमेंट बना लिया, ठीक है, उसके बेस पर वो सैम्पलिंग कर रहा है। ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल माना जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है, जब ऑडिटर कुछ आइटम सेलेक्ट कर लेता है एज अ सैंपल, ठीक है, एंड उन सैंपल से वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बना लेता है, ठीक है। ये तब होता है जब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो एंड उसमें से सैंपल ले लिया जाए, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है तो उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल उठा लेते हैं एंड उस सैंपल के बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन का जो है रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये होती है हमारी ऑडिट सैंपलिंग। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल कंप्राइज अ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल कोऑर्डिनेट मेथड्स एंड मेजर्स adopted within a business to safeguard its asset, check the accuracy and reliability of its accounting data, to promote operational efficiency and to encourage adherence to prescribed managerial policies। देखो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाती है, अपने जो भी कोऑर्डिनेट मेथड्स एंड मेजर अडॉप्ट करने हैं उसको, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो भी एक दूसरे जो भी इंप्लॉयज हैं उसमें जो भी लोग हैं जिस भी लेवल पर वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। वो सारी चीजें जो वो प्लान करती है एंड अपने जो भी एसेट लायबिलिटीज हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करना, रिलायबिलिटी चेक करना कि हमारा जो भी अकाउंटिंग डेटा है वो सही है या नहीं है, या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इफिशिएंटली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड जो भी मैनेजरल पॉलिसीज हैं उनको इनकरेज करना, वो सारी चीजें हमारी इंटरनल कंट्रोल में आ जाती है। ये डेफिनेशन हमारी दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की तरफ से, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म विद वाइड कवरेज। इसकी कवरेज जो है वो बहुत ज्यादा है एंड एक बहुत ब्रॉड टर्म है ये। इट कवर्स द कंट्रोल ऑफ द होल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट मे बी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस के टर्म्स में ना हो, ठीक है, पैसे के टर्म्स में ना हो, इन फाइनेंशियल जो फाइनेंस के टर्म्स में हो। ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बिकम पॉसिबल। सिर्फ कंट्रोल से ही, कंट्रोल की हेल्प से ही इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे आपने मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, सो मैनेजमेंट में जो है हमारा जो कंट्रोल फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सो इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर क्या बोला है कि जब इंटरनल कंट्रोल होगा देन मैनेजमेंट हमारा बहुत ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करेगा। इट हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली। और कंट्रोल से क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल जब होता है तो कोई भी बिजनेस अपने गोल को इफिशिएंटली अचीव कर सकती है। इट हेल्प्स द ऑडिटर इन डिवाइजिंग अ प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर फॉर द ऑडिट। इसमें क्या है, ऑडिटर को भी हेल्प होती है। ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट प्रोसीजर आसानी से अच्छे से कर सकता है। सो ये होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, it can be defined as an arrangement of duties of the member of staff in such a manner that the work done by a person is automatically and independently checked by other। देखो इंटरनल चेक का मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा अरेंजमेंट बना देना जिसमें जो भी मेंबर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उनकी ड्यूटीज इस तरीके से लगाई जाए, इस मैनर में लगाई जाए, जो एक पर्सन वर्क कर रहा है वो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन के द्वारा चेक हो जाए, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंटली चेक हो जाए मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कोई एक पर्सन है वो कोई वर्क कर रहा है देन वो वर्क जो है कोई दूसरा पर्सन को चेक करना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब जो पहला इंसान वर्क कर रहा है सो उसमें कुछ ऐसे तरीके, ऐसे स्टेप्स लाए जाएं जिसके द्वारा वो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से चेक होता हुआ चला जाए, ठीक है, उसका वर्क। Internal check means practically a continuous internal audit carried on by staff itself by means of which the work each individual is independently checked by other member of the staff। यहाँ पर क्या बोला है कि इंटरनल चेक जो है वो हमारा प्रैक्टिकली एक कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट है,
इंटरनल ऑडिट होता है ना, ऑडिटिंग क्या है हमारी, जैसे कोई बाहर से ऑडिटर आता है, बट इंटरनल ऑडिट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हैं वो ही ऑडिट कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है। एंड ये ऑडिट किसके द्वारा होता है, स्टाफ की तरफ से होता है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ विच वर्क हर इंडिविजुअल जो है वो अपना अपना वर्क कर रहा है एंड इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को चेक कर रहा है। ये डेफिनेशन हमारी गिवन है एफआरएम पॉल की तरफ से। सो इंटरनल चेक क्या होता है, समझ में आ गया। इंटरनल चेक मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन चेक जो होता है, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन चेक। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन करेगा, एम्प्लॉयज या स्टाफ जो भी है, जो भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सो उनके द्वारा जो चेक होता है उसको हम इंटरनल चेक बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल चेक सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन में कैसे इंटरनल चेक हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल चेक सिस्टम फॉर सेल्स एंड डेटर्स। देखो जब सेल होती है तो सेल दो तरीके की होती है, कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट पे जब होती है देन डेटर्स रेज होते हैं, ठीक है। सो इंटरनल चेक सिस्टम क्या होगा, सेल्स के लिए और डेटर्स के लिए। सेल्स में बी फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, कैश पर क्रेडिट पे होती है। अब बिजनेसमैन हैज टू यूज बोथ द टाइप ऑफ सेल्स, दोनों तरीके की सेल्स बिजनेसमैन को करनी पड़ती हैं टू इंक्रीज हिज टर्नओवर एंड प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ताकि उसका टर्नओवर और प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, ठीक है। अगर वो कहे भाई मैं क्रेडिट सेल नहीं करूंगा कैश सेल करूंगा, देन उसकी जो क्रेडिट सेल है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। हाउएवर हियर वी आर कंसीडरिंग ओनली द इंटरनल चेक सिस्टम फॉर क्रेडिट सेल। अब देखो क्रेडिट सेल के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक सिस्टम को कंसिडर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, सेल्स हमारी दो टाइप की है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक सिस्टम यूज करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर परचेज एंड क्रेडिटर्स। अब देखो परचेज भी दो टाइप की, इसी तरीके से यहाँ पर हमारी एक कैश परचेजेस होती है, क्रेडिट परचेज होती है। सो जब कैश परचेज हो रही है वो तो ठीक है, क्रेडिट परचेज हो रही है देन उसमें हमारे क्रेडिटर्स रेज हो रहे हैं। There are different stages in purchasing. There should be proper control system of control at each stage. बहुत सारी स्टेज होती है इसमें बोला है एंड हर स्टेज पे अपना अलग अलग कंट्रोल होता है। परचेज आर ऑल्सो टू काइंड्स, परचेज में हमारे दो तरीके की होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल चेक सिस्टम फॉर सैलरीज एंड वेजेस। अब देखो सैलरीज एंड वेजेस, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरीज दी जाती है एंड वर्कमैन है उनको वेजेस दिए जाते हैं। सो इंटरनल चेक सिस्टम सैलरीज और वेजेस के लिए कैसा होगा, मोस्ट कॉमन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एनी कंसर्न आफ्टर परचेज एंड सेल इज दैट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। देखो कोई भी बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस का मतलब क्या है कि सेल और परचेज करना, बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है ये तो किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, सेल और परचेज करना। अब क्या बोला है, सेल परचेज के बाद हमारी कौन सी आती है कि जो की पर्सन उसमें वर्क कर रहे हैं, सो उनके लिए सैलरी और वेजेस देना, ठीक है। सैलरी और वेजेस आ जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन अ लार्ज कंसर्न इन्वॉल्व नंबर ऑफ फंक्शंस। जब भी सैलरी और वेजेस पे किए जाते हैं तो उसमें बहुत एक बड़ा फंक्शन आ जाता है जो हम इंटरनल चेक सिस्टम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंटरनल चेक सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस। पहला है हमारा टेस्ट चेक एंड इंटरनल चेक में, देन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। सो पहले देख लेते हैं इंटरनल चेक और टेस्ट चेक में। सो टेस्ट चेक क्या होता है, इट मीन्स चेकिंग ओनली सेलेक्टेड फ्यू आइटम्स इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल ट्रांजेक्शन। टेस्ट चेक से क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ हम कुछ एंट्रीज चेक करते हैं, सारी एंट्रीज चेक नहीं करते, ठीक है। एंड इंटरनल चेक में क्या करते हैं, इट मीन्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट वर्क डन बाय वन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। इसमें जो वर्क है वो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से अलॉट किया जाता है कि जो एक पर्सन वर्क कर रहा है वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे के द्वारा चेक हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है इट इज यूज्ड बाय ऑडिटर। टेस्ट चेक जो है वो ऑडिटर के द्वारा यूज किया जाता है एंड इंटरनल चेक जो है वो इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। Errors and fraud are detected by checking only few items. Errors और fraud डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ आइटम्स के चेक करने से भी, है ना। It helps to prevent एरर्स एंड फ्रॉड। अब देखो एक पर्सन जो वर्क कर रहा है, दूसरा इंसान उसको चेक कर रहा है ऑटोमेटिकली, एंड तो वहां पर क्या होता है, जो भी एरर्स हैं, जो भी फ्रॉड्स हैं, उनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं एरर्स होने से, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेक हो रहा है, ठीक है। तो एरर्स होने की कोई चांस ही नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता कंट्रोल, क्योंकि ऑडिटर के द्वारा यूज किया जाता है। मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनल चेक। सो मैनेजमेंट का फुल कंट्रोल होता है इंटरनल चेक।
ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। देन नेक्स्ट है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक ये क्या था, अभी हमने पढ़ा इंटरनल चेक, अब उसका डिफरेंस देखेंगे इंटरनल ऑडिट के साथ में। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी इन सच अ वे दैट द वर्क डन बाय ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। ठीक है, जैसे एक पर्सन का जो भी वर्क है, जो भी काम वो कर रहा है, वो दूसरे के द्वारा चेक हो रहा है। बट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द रिकॉर्ड्स। इसमें इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका। देन सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। मतलब जब दूसरे के द्वारा चेक किया जा रहा है तो उसमें हम एरर्स और फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। इसमें जो एरर्स और फ्रॉड ऑलरेडी हुए हुए हैं उनको चेक करना, उनको डिटेक्ट करना। देन इसमें है इंटरनल चेक में नो एडिशनल स्टाफ इज नेसेसरी। मतलब जो ऑलरेडी स्टाफ वर्क कर रहा है मैनेजमेंट में वही एक दूसरे को चेक कर लेते हैं। बट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, एडिशनल स्टाफ की जरूरत होती है और एडिशनल स्टाफ अपॉइंट किया जाता है। देन इंटरनल चेक में है ये स्टार्ट होता है बिफोर ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। एंड इंटरनल ऑडिट जो है वो होता है स्टार्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जब हो गई है तभी तो पता लगेगा कि उसमें क्या गलती हुई है। बट जब ट्रांजैक्शन हुई नहीं है उससे पहले चेक हो रहा है, सो वहां पर हम गलती होने से उसको बचा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोनों चीजों में डिफरेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, अभी हमने देखा इंटरनल ऑडिट कंसिस्ट continuous critical review of financial and operating activities by staff of auditor functioning as full-time salaried employee। इंटरनल ऑडिट यहाँ पर बोला गया है कि कंटिन्यूअस रिव्यू है कि जो भी चीजें चल रही हैं उनको कंटिन्यू रिव्यू करते रहना, देखते रहना। एंड जो भी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑडिटर और स्टाफ के द्वारा की जा रही है उसको फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय की तरह चेक करना। सम कंसर्न गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सम मेंबर्स ऑफ इट्स ओन स्टाफ बिफोर प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग बिफोर आउटसाइड एक्सपर्ट। दिस इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज द रिव्यू ऑफ इट्स रिकॉर्ड बाय इट्स स्पेशली अपॉइंटेड स्टाफ। देखो इंटरनल ऑडिट को हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑडिटर होता है, ठीक है, ऑडिटर कौन होता है, एक एक्सपर्ट जो बाहर से अपॉइंट होके आता है कंपनी में, बिजनेस फर्म में ऑडिट करने के लिए। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर बोला है कि 10 अप्रैल को जो है ऑडिटिंग स्टार्ट होनी है एंड ऑडिटर आएगा बिजनेस फर्म में चेक करने के लिए। ठीक है, उससे पहले उस 10 अप्रैल से पहले कंपनी क्या करती है, एक स्पेशल स्टाफ अपॉइंट करती है। एंड वो स्पेशल स्टाफ जो होता है वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको रिव्यू करता है, उनको चेक करता है एंड उसमें जो भी सारी चीजें हैं उनका इंटरनली ऑडिट करता है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, मतलब जो एक्सपर्ट है, जो आउटसाइडर ऑडिटर है, उसके चेक होने से पहले बिजनेस के ही स्टाफ उसको चेक करते हैं एंड उसको रिव्यू करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज मेड बाय। इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ इंडिया, मेंबर एट एनुअल जनरल मीटिंग, मैनेजमेंट की तरफ से या स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरफ से। इंटरनल चेक इज मीन्ड फॉर, इंटरनल चेक का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी हमने देखा है इंटरनल चेक क्या होता है, एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ। देन नेक्स्ट है हमारा डील इन ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग किस में डील करती है, ऐसे 530, ऐसे 400, ऐसे 610, ऐसे 510। सो ये आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। एंड आज की वीडियो में हमने देखा ऑडिटिंग टेक्निक्स के बारे में, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इंट्रोडक्शन एंड रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं। एंड यहाँ पर डिफरेंस दोनों के बीच में, टेस्ट चेक हम कब यूज कर सकते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है एंड इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक सिस्टम बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी में यूज हो सकता है, एंड यहाँ पर डिफरेंस देखा। एंड लास्ट पॉइंट था हमारा इंटरनल ऑडिट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑडिटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।